Hello student, today we will discuss about the JText area control. In the last video lecture, we have discussed about the JCombo box and JList. So let us start. Working with JText area component or control. A JText area control is a multi-line text component that is used to get input from the user or to display text. It is an object of JText area class. देखिए मैं बात कर रहा हूँ JText एरिया की। इसके पहले हमने एक जो लास्ट वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हमने JCombo बॉक्स और JList के बारे में पढ़ा था, लेकिन उससे कुछ वीडियो लेक्चर्स पहले हमने JText एरिया के बारे में भी बात की थी। बाय डिफ़ॉल्ट जो JText एरिया है Hello student, today we will discuss about JText area. JText area component. In the last lecture, we have discussed about JCombo box and JList. But today we will see the next type of the component, that is JText area. So let us start working with the JText area component or control. A JText area control is a multi-line text component that is used to get input from the user or to display text. देखिए लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने JCombo बॉक्स और JList की बात की थी, लेकिन उसके पहले हुए लेक्चर्स में हमने JText फील्ड की भी बात की थी। JText फील्ड और JText एरिया में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। JText फील्ड जो होता है वो उसमें हम सिंगल लाइन कंट्रोल होता है, जिसमें हम लोग एक सिंगल लाइन में इनपुट यूज़र को दे सकते हैं, यूज़र से इनपुट को ले सकते हैं। लेकिन JText एरिया एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो JText फील्ड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हम मल्टीपल लाइंस में यूज़र से इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो होता है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ JText एरिया क्लास। ये जो JText एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये JText एरिया क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट डज नॉट रैप मूव नेक्स्ट लाइन्स ऑफ टेक्स्ट लाइक वर्ड प्रोसेसर। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लाइन है उसको रैप नहीं करता है। रैप नहीं करने का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसके कंपोनेंट के अंदर या इसके फील्ड के अंदर हम लोग लिखेंगे तो लाइन कंटिन्यूस चलेगी, अपने आप नीचे नहीं आएगी। जितना उसका एरिया होगा वो एरिया आगे स्क्रॉल होता चला जाएगा, लेकिन लाइन अपने आप ब्रेक नहीं होगी। हमें लाइन ब्रेक करने के लिए इसकी रैप प्रॉपर्टी को क्या करना होता है, ट्रू करना होता है। तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर भी यही कंसेप्ट होता है और उसी कंसेप्ट को यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। इफ़ लाइन गोज़ बियॉन्ड द बाउंड्री, सब यहाँ पर हमें वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि यहाँ पर रैप लाइंस नहीं हो पाती। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रैप प्रॉपर्टी को फॉल्स करना होता है, ताकि क्या हो कि लाइन ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। यू कैन इंसर्ट एंड सिलेक्ट मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर आप लोग मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यू कैन रैप टेक्स्ट इफ़ नॉट फिट इन द विजिबल एरिया। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि जो टेक्स्ट हमारा विजिबल एरिया में नहीं आ रहा था वो विजिबल एरिया में आने लग जाए। यू कैन यूज़ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अदर एप्लीकेशन यूजिंग क्लिपबोर्ड। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिपबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो क्लिपबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन है उसमें जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कहीं पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, JText एरिया। अब इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करते हैं कब, जब हमें कंपोनेंट के अंदर के कलर को चेंज करना होता है, उसके बैकग्राउंड को चेंज करना होता है। उसके बाद फोरग्राउंड प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कंपोनेंट के अंदर लिखे गए कंटेंट या फोर्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं। लाइन रैप प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करते हैं रैप प्रॉपर्टी को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। अगर आपने उसको ट्रू किया है तो वो इनेबल्ड है, और अगर आपने उसको फॉल्स किया है तो वो डिसेबल रहेगा। रोज़, यहाँ पर नंबर्स में हमें वैल्यू को एंटर करना होता है। सेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ एन इन टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर हमें ये बताना होता है कि कितनी लाइन्स हम लोग यूज़र से एंटर करवाने वाले हैं। कॉलम्स, ये भी यूज़र से लिए जाने वाले इनपुट को मेंशन करता है। टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट के थ्रू हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट उस कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर
जो टेक्स्ट हम लोग ऊपर लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं उसके साइज़ और नेम, साइज़ और उसके स्टाइल को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है इनेबल्ड। अगर हम लोग जो जे टेक्स्ट एरिया है उसको इनेबल रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो हम लोग इनेबल्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज उसको हम लोग फॉल्स कर सकते हैं। वैसे ही एडिटेबल, यूज़र उसमें एडिटिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये ऑप्शन भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमने उसको ट्रू रखा है तो यूज़र उसको एडिट कर पाएगा, और अगर हमने उसको फॉल्स रखा तो उस कंडीशन में यूज़र उसको एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग जे टेक्स्ट एरिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर लगाए जाने वाली मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहली मेथड होती है सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जे टेक्स्ट एरिया के अंदर कोई टेक्स्ट मटेरियल को सेट कर सकते हैं, इसलिए इसको सेट टेक्स्ट नाम दिया गया है। उसके बाद गेट टेक्स्ट मेथड होती है। गेट टेक्स्ट के थ्रू हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं या कुछ टेक्स्ट ले सकते हैं और उसको जे टेक्स्ट एरिया में प्रिंट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सेट एडिटेबल। सेट एडिटेबल प्रॉपर्टी हमें टेक्स्ट एरिया को एडिटेबल बनाने में हेल्प करती है ताकि यूज़र उसमें एडिटिंग कर पाए। इज एडिटेबल प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि कोई जे टेक्स्ट एरिया जो हमने लिया है वो एडिटेबल है या नहीं है। अगर वो है तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू उससे जनरेट होता है, जो कि एक बुलियन टाइप का वैल्यू हम लोग बी के अंदर उसको सेव कर लेते हैं। वैसे ही अपेंड, जे टेक्स्ट एरिया के अंदर कोई नया कंटेंट हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं, और जैसे हम लोग अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं नया टेक्स्ट उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या जे टेक्स्ट एरिया के अंदर आगे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंसर्ट की। तो इंसर्ट एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर गिवन पोजीशन के अंदर हम लोग टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये बताना होता है कि कहाँ पर हमें वैल्यू इंसर्ट करना है और उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। उसके बाद सेट लाइन रैप, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करते हैं लाइन को रैपिंग को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। और इस इनेबल्ड मेथड जो है इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि जो जे टेक्स्ट एरिया है वो इनेबल्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मेथड ऐसी है जो हम लोग काफ़ी टाइम पहले जितने भी कंपोनेंट हमने पढ़े हैं उसमें हम लोग इन मेथड्स को यूज़ कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर चुके हैं। तो आपको इसमें से वो प्रॉपर्टी और वो मेथड याद करना है जो आप लोग दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर पाए, ताकि क्या होगा कि आपको अलग अलग मेथड और प्रॉपर्टी याद नहीं करना पड़ेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जे पासवर्ड फील्ड की। ये भी एक प्रकार का कंट्रोल होता है, कंपोनेंट होता है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कब करते हैं, जब हम लोग कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम लोग यूज़र से आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं। तो जहाँ पे यूज़र पासवर्ड डालता है उस पासवर्ड की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, जे टेक्स्ट फील्ड नहीं लेते हुए उसकी जगह हम लोग लेते हैं जे पासवर्ड फील्ड। दोनों होते सेम ही है। जे टेक्स्ट फील्ड जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और जे पासवर्ड फील्ड ये भी एक प्रकार का टेक्स्ट फील्ड ही होता है जिसमें यूज़र एक सिंगल लाइन में अपना कंटेंट या पासवर्ड डालता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस केवल इतना होता है कि जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूज़र जो वैल्यू इंटर करता है वो दिखाई देती है, लेकिन जे पासवर्ड फील्ड के अंदर यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा टेक्स्ट फॉर्म में ही करेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। उसके प्लेस पर स्टार या डॉट या बुलेट्स कुछ ना कुछ दूसरे सिंबल आपको दिखाई देंगे, जो कंटेंट है वो उसके पीछे हाइड रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जे पासवर्ड फील्ड का यूज़ करते हैं ताकि यूज़र के पासवर्ड को सेफ रखा जा सके। तो देखिए इसको पढ़ते बन। जे पासवर्ड फील्ड इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट फील्ड दैट शोज द crypted text, or we can say actual text is not shown for the security purpose like star or any other specified character as you type। देखिए जे पासवर्ड फील्ड एक प्रकार का टेक्स्ट फील्ड ही होता है जो क्रिप्टेड टेक्स्ट को शो करता है। क्रिप्टेड टेक्स्ट मतलब होता है कि ऐसा टेक्स्ट जो आपने टाइप तो किया था लेकिन उसके बदले हमें कुछ और सिंबल दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस से। आप लोग खुद भी इसको फील कर सकते हैं जब आप फेसबुक के, इंस्टा के, जीमेल के या किसी भी अकाउंट के आईडी पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड वाला जो फील्ड होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टार या बुलेट्स आ जाते हैं। ये ऑप्शन जरूर साइड में होता है, एक आई बनी होती है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो पासवर्ड आपको विजिबल हो जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका पासवर्ड हमेशा सिक्योर्ड फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र होता है। और सिक्योर्ड फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र हो
इसलिए उसको क्रिप्टेड कर दिया जाता है। क्रिप्टेड करने का मतलब होता है कि उसको दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे सिम्बॉल्स में बदल दिया जाता है। अब यहाँ पे जो हम लोग जब जे पासवर्ड फील्ड का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर स्टार आएगा या बुलेट्स आएगा, ये हमारी चॉइस के ऊपर रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब जे पासवर्ड फील्ड यूज़ करें तो उस कंडीशन में हम लोग जे पासवर्ड फील्ड में उस कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग यूज़र जब पासवर्ड डालें तो वहाँ पे उसको दिखाई दे, वो कैरेक्टर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। द कैरेक्टर डिस्प्लेड इन द प्लेस ऑफ टाइप कैरेक्टर इज कॉल्ड इको कैरेक्टर। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें पासवर्ड की जगह पे स्टार प्रिंट होता है। यूज़र पासवर्ड डालता है लेकिन वहाँ पे क्या दिखाई देते हैं, स्टार। तो वो जो स्टार है वो कहलाता है इको कैरेक्टर, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय इको केयर प्रॉपर्टी। आप उस पर्टिकुलर सिंबल को देने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, इको केयर। तो ये जे पासवर्ड फील्ड हो गया, ये सेम जे टेक्स्ट फील्ड जैसे ही होता है, नहीं बस डिफरेंस होता है कि यहाँ पर लिखा जाने वाला जो टेक्स्ट होता है वो क्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अब अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हो जाती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जे पासवर्ड फील्ड के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और इसके बैकग्राउंड को चेंज करके हम लोग इसको और थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर लिखे जाने वाला जो टेक्स्ट है, उसकी जो आईडी पासवर्ड हम लोग जो ले रहे हैं, उनके फ़ॉन्ट के स्टाइल, उनके फ़ॉन्ट के कलर को बदल सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर लिखे जाने वाले टेक्स्ट को मेंशन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसके फ़ॉन्ट की साइज़ और स्टाइल को यहाँ से सेट कर सकते हैं। इनेबल प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे जे पासवर्ड फील्ड क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और उसको एक्टिव करने के लिए उसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, ट्रू लिखना होगा। अगर हम उसको डीएक्टिव रखना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें मेंशन करना होगा फॉल्स। इसके बाद एडिटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा सकता है। एडिटेबल प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि किस प्रकार से हम लोग जे पासवर्ड फील्ड को एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हम यूज़र से एडिटिंग करवाने के लिए अप्रोच करते हैं तो हमें उसके अंदर ट्रू देना होता है, और अगर हम यूज़र को एडिटिंग के लिए अलाउ नहीं करना चाहते तो हमें उसके अंदर फॉल्स कंडीशन लिखना होती है। इको केयर प्रॉपर्टीज़ का यूज़, जैसा भी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इको केयर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सा सिंबल यूज़र के पासवर्ड डालने पर एंटर होगा, तो उसके लिए हम लोग इको केयर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग समझ पाए कि किस प्रकार से इसके ऊपर अलग अलग मेथड यूज़ की जाती है। कॉमनली यूज मेथड ऑफ जे पासवर्ड फील्ड। तो देखिए सेट इको केयर एक मेथड है जिसमें हमें कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप देना होता है, और यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं कि जब यूज़र कोई वैल्यू डालेगा तो किस टाइप का कैरेक्टर या किस टाइप का सिंबल रिप्रेजेंट होगा। गेट पासवर्ड, जैसे जे टेक्स्ट फील्ड होता है और उसको उसकी वैल्यू, उसके अंदर यूज़र जब वैल्यू डालता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए जे गेट टेक्स्ट मेथड होती है, वैसे ही यहाँ पर गेट पासवर्ड मेथड होती है यूज़र जब भी कोई पासवर्ड डालता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ़िलहाल दो ही मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग यूज़र से आईडी पासवर्ड डलवा सके, पासवर्ड में जो भी सिंबल हम डालना चाहते हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और पासवर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए जो मेथड होती है वो गेट पासवर्ड होती है। अब इसके नीचे का जो पार्ट है वो भी फिलहाल काम का नहीं, तो उसको स्किप किया जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं जे ऑप्शन पेन की तरफ। ये एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स होता है जो कि बिल्ट इन होता है जावा के अंदर ही। जे ऑप्शन पेन क्या करता है, जे ऑप्शन पेन अलाउ टू क्रिएट पॉपअप विंडो और डायलॉग बॉक्स इन प्री डिफाइंड स्टाइल। यहाँ पर जे ऑप्शन पेन आपको पॉपअप विंडो प्रोवाइड करता है या एक डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करता है, जिससे जब हम लोग कोई मैसेज टाइप करते हैं या कुछ हम गलत उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं तो एक पॉपअप मैसेज जनरेट होकर हमारे सामने आता है या एक डायलॉग बॉक्स सामने आता है जो कि प्री डिफाइंड स्टाइल का होता है, तो उसे हम लोग जे ऑप्शन पेन बोलते हैं। जावा प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायलॉग विच कैन बी यूज एज पर रिक्वायरमेंट। जावा हमें अलग अलग टाइप के डायलॉग्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए उसके नीचे नाम भी दिए हुए हैं, हम लोग उसको वन बाय वन पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से डायलॉग बॉक्स पॉपअप होकर हमारे सामने आते हैं। पहला डायलॉग टाइप जो है वो है मैसेज डायलॉग, फिर सेकंड है इनपुट डायलॉग और थर्ड है कन्फर्म डायलॉग।
अब इसके ऊपर लगने वाली जो मेथड है, तो मैसेज डायलॉग अगर हमें शो करना है तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड यूज़ करते हैं वो होती है शो मैसेज डायलॉग। फिर अगर हम लोग यूज़र्स को इनपुट के लिए बोलना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स यूज़ करते हैं वो होता है, उसके लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं होता है शो इनपुट डायलॉग। उसके बाद अगर हम लोग यूज़र द्वारा डाले गए जो मेथड जो भी इनपुट है उस इनपुट के रिगार्डिंग अगर उसको कुछ कंफर्मेशन देना चाहते हैं तो हम लोग कन्फर्म डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर जो मेथड लगती है वो होती है शो कन्फर्म डायलॉग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 अलग अलग डायलॉग बॉक्स यूज़र को शो कर सकते हैं। अब जब हम लोग मैसेज डायलॉग की बात कर रहे हैं और उसमें शो मैसेज डायलॉग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें केवल एक ही बटन होता है ओके का। यूज़र केवल उस मैसेज को पढ़ सकता है और ओके बटन पर क्लिक करके उस मैसेज डायलॉग बॉक्स को हटा सकता है। लेकिन जब हम लोग इनपुट डायलॉग का यूज़ कर रहे हैं और शो इनपुट डायलॉग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग यूज़र को ऑप्शन दे रहे हैं कि एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप करके उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो उस डायलॉग बॉक्स के अंदर भी इनपुट डाल सकता है। और कन्फर्म डायलॉग के अंदर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कन्फर्म डायलॉग बॉक्स जो होता है या इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से कन्फर्मेशन ले लेते हैं कि वो या तो यस कर दे ऑप्शंस को, या नो कर दें, या ओके कर दे, या कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग यूज़र को दे सकते हैं और उससे यहाँ पर उससे आउटपुट इन द डायलॉग बॉक्स वी कैन टेक। देखिए इसके डायलॉग बॉक्स के या डायलॉग जो ऑप्शन पेन डायलॉग के कुछ टाइप्स है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि 3 टाइप के डायलॉग हम लोग जनरेट कर सकते हैं या पॉपअप मैसेज के थ्रू यूज़र को पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो मैसेज डायलॉग है। मैसेज डायलॉग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मैसेज जनरेट करके यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। यूज़र उसमें केवल ओके करेगा, उसके अलावा उसको कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये जो ऑप्शन है ये कहलाता है ये ऑप्शन मैसेज डायलॉग बॉक्स। इसके अलावा एक इनपुट वाला हमने जो सेकंड पढ़ा था, इनपुट में हम लोग यहाँ पर यूज़र को कुछ मैसेज देने के साथ साथ उससे कोई वैल्यू इंटर करवा सकते हैं, और यूज़र जब वहाँ पर कोई वैल्यू इंटर करेगा फिर उसके बाद वो ओके कर दे, मतलब यहाँ पे 2 बटन होते हैं, एक ओके का और एक कैंसिल का। अगर यूज़र वहाँ पर कोई वैल्यू इंटर नहीं करना चाहता तो वो कैंसिल करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो कोई वैल्यू इंटर करता है तो उसको वैल्यू इंटर करवाने के बाद ओके करवा के उसको यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और थर्ड होता है कन्फर्म डायलॉग। यहाँ पर हम यूज़र से कन्फर्मेशन लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता है या नहीं। अगर वो करना चाहता है तो वो यस पे क्लिक करता है, नहीं करना चाहता तो नो पे क्लिक करेगा, और अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता तो वो कैंसिल कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग 3 डायलॉग टाइप्स यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसके बेसिस पर यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, उसको मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद जैसे हम जे ऑप्शन पेन की बात कर रहे थे, तो जब आप जे ऑप्शन पेन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपको सबसे पहले तो एक फाइल, एक क्लास आपको इंपोर्ट करना होती है, जिसके लिए आपको प्रोग्राम जो भी आप लोग लिखेंगे उसके स्टार्टिंग में लिखना होगा import.javax.swing.jOptionPaint। अगर आप इस फाइल इस ऑप्शंस को इंपोर्ट करेंगे तो ही आप डायलॉग बॉक्स या डायलॉग को जनरेट कर पाएंगे। अब जे ऑप्शन पेन का जो सिंटेक्स होता है वो होता है जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज, फिर फ्रेम का नाम हमें लिखना होता है, फिर मैसेज हमें लिखना होता है और फिर उसका टाइटल हमें बताना होता है। अब फ्रेम नेम यहाँ पर क्या होता है, जनरली नल इज़ यूज टू इंडिकेट द करंट फ्रेम। हम लोग जनरली यहाँ पे फ्रेम नेम की जगह पे नल लिखते हैं। मैसेज जो होता है यूज़र गिवन स्ट्रिंग टू कन्वे द मैसेज। यहाँ पर मैसेज वाले पार्ट में हम लोग जनरली वो मैसेज लिखते हैं जो मैसेज हम यूज़र तक कन्वे करना चाहते हैं। उसके बाद टाइटल, अगर हम लोग उस फ्रेम का कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो हम लोग टाइटल जो उसका पार्ट है या जो उसका पैरामीटर है वहाँ पर जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं। अब देखिए नीचे एग्जांपल्स देखिए, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ये आपको लिखना ही है। इसके अलावा फर्स्ट जो पैरामीटर है वो नल है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको अधिकतर नल ही दिखते हैं। उसके बाद हम मैसेज आगे अगर जो मैसेज हम यूज़र को देना चाहते हैं डायलॉग बॉक्स के थ्रू तो वहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे जावा वेलकम्स यू। उसके बाद हम लोग दूसरा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं जे ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र के लिए बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू एंटर कर रहे हैं जिसमें माय नेम इज़, और फिर हम यहाँ पे यूज़र से नेम को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करने के लिए उसका नाम वहाँ पे शो कर देंगे। उसी प्रकार से अगर हम यूज़र से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना होगा n,
और फिर यूज़र से हम लोग इंटर वैल्यू के तौर पर क्या करेंगे, वैल्यू को इंटर करवाएंगे और वैल्यू एंड नाम के वेरिएबल में चली जाके स्टोर हो जाएगी, जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, उसको मैसेज कन्वे भी कर सकते हैं, उसे कन्फर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं और उस बेसिस पर हम लोग रिस्पॉन्स यूज़र कर पाता है। तो ये जे ऑप्शन पेन वाला पार्ट था जिसको आपको पढ़ना है, और इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आपके काम का नहीं है, लेकिन हाँ इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे जावा के बारे में, क्योंकि इसके बाद की जो 3 या 4 स्लाइड है वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि वो हम लोग प्योर कोडिंग वाला पार्ट है, और कोडिंग वाला पार्ट हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि कोडिंग वाला जो पार्ट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए या डेवलपर्स के लिए यूज़ में आता है। हम लोग यहाँ पर केवल जावा के अंदर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट यूज़ करते हैं और डिज़ाइनिंग करते हैं। इस कारण से हम लोग उस आगे की 2 या 3 स्लाइड को स्किप करेंगे, वो वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से हम लोग जे ऑप्शन पेन का यूज़ करके डायलॉग बॉक्स क्रिएट करते हैं, और डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के बाद हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, उसको कंफर्मेशन दे सकते हैं, उसको कोई मैसेज शो कर सकते हैं। ये सब जे ऑप्शन पेन के थ्रू किया जा सकता है। फिलहाल अपन अब जो आगे का टॉपिक होगा जावा, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, उसको हम लोग लेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जावा के कुछ पर्टिकुलर कोडिंग, कुछ पर्टिकुलर स्टेप तक की कोडिंग हमें सीखना ज़रूरी है, तो वो कोडिंग हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। Java tokens. First we will have to learn about the Java tokens. So what is Java token? Let's see. The smallest individual unit in a program is known as token. सबसे छोटी यूनिट, जब हम लोग कोई कोडिंग करते हैं जावा के अंदर, जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो उसमें सबसे छोटी यूनिट, हम जावा की कोडिंग में कुछ भी अगर वर्ड लिखें, एक अल्फ़ाबेट लिखें, एक कांस्टेंट वैल्यू लिखें या एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखें, तो उस कंडीशन पर वो जो हम वर्ड, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, टोकन कहलाएगा। इसलिए जावा के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे जावा टोकन्स कहा जाता है। इट में एनी वर्ड, सिंबल और पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेट्रा। अब जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं टोकन्स की, ये टोकन हो सकता है कोई वर्ड हो सकता है कोई सिंबल हो सकता है पंक्चुएशन मार्क्स हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जावा टोकन्स। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द टोकन्स यूज्ड इन द जावा। कुछ फॉलोइंग टोकन्स है जिनको हम लोग जावा में यूज़ करते हैं, जैसे कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स हो गया, पंक्चुएटर्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ये सारे के सारे जावा टोकन्स कहलाते हैं। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जावा के अंदर लिखा जाने वाला हर एक अल्फ़ाबेट या सिंबल एक प्रकार का जावा टोकन होता है, और जो जावा टोकन्स होते हैं उनको 5 या 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है कीवर्ड्स। मतलब कुछ टोकन्स को हम कीवर्ड बोलेंगे, कुछ टोकन्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलेंगे, कुछ टोकन्स को हम लोग लिटरल्स बोलेंगे, कुछ टोकन्स को हम लोग पंक्चुएटर्स बोलेंगे और कुछ टोकन्स को हम लोग ऑपरेटर्स बोलेंगे। तो हमें अब इन्हीं टोकन्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ना है और समझना है कि कौन सी चीज़ें कीवर्ड्स में आएगी, कौन से अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, आइडेंटिफायर्स में आएंगे, कौन से अल्फ़ाबेट, सिंबल्स लिटरल्स में आएंगे, कौन से अल्फ़ाबेट, सिंबल्स या अलग अलग स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं पंक्चुएटर्स कहलाएंगे, कौन सा ऑपरेटर्स कहलाएंगे। तो हम लोग इनके बारे में ही 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स इन जावा। अ कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। देखिए जावा के अंदर जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जावा ने डिफाइन कर रखे हैं, और हम लोग उन वर्ड्स को लेकर जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो जावा के कंसेप्ट है, जो जावा ने हमें वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, उन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है, और ये कीवर्ड्स का जो मीनिंग है वो कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है। जब हम लोग जावा की कोडिंग करते हैं तो कंपाइलर उन पर्टिकुलर वर्ड्स पर या उन कीवर्ड्स के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट या कोई एरर क्रिएट नहीं करता, क्योंकि कंपाइलर उनके मीनिंग के बारे में जानता है, या मैं यूँ कहूँ कि कंपाइलर को पता होता है कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल नेम एक्सेट्रा। हम कीवर्ड्स को कभी भी आइडेंटिफायर्स के तौर पर या किसी वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं वो जावा की खुद की प्रॉपर्टी होती है। आप ऐसा बोल सकते हैं जावा के खुद के रिजर्व्ड वर्ड होते हैं
जिसके कारण हम लोग उसको हमारे जो नेमिंग कन्वेंशन है उस पर उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं या वेरिएबल नेम क्या होते हैं, ये आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोगों को भी इतना समझ में आना चाहिए कि जो कीवर्ड्स है उसको आप एज अ कीवर्ड, मतलब आप उसको एज अ रिजर्व्ड वर्ड मान के चलेंगे, उसको आप कहीं और यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मीनिंग, स्पेसिफिक मीनिंग कंपाइलर को पता है। आप उसको किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी चीज़ों में यूज़ करेंगे तो उसके मीनिंग बदलते चले जाएंगे और आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। तो इस कारण से कभी भी कीवर्ड्स को कभी भी आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल नेम के बिहाफ पर यूज़ नहीं किया जा सकता। वैसे तो जावा के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नीचे मेंशन किए गए हैं ताकि आप लोग थोड़े से फेमिलियर हो जाए। जैसे CHAR आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था। CHAR कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप होता है। लॉन्ग ये भी डेटा टाइप होता है लेकिन ये न्यूमेरिक होता है। फॉर ये एक लूप होता है। केस ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इफ़ ये स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट होता है, यहाँ पे कंडीशंस का यूज़ करने में हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। डबल ये फ्लोट का मतलब ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप है जो पॉइंट वाली वैल्यू को सेव करता है। इंट ये इंटीजर वैल्यू को सेव करने के लिए एक डेटा टाइप है। शॉर्ट ये भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप है। वॉइड ये रिटर्न टाइप बताता है कि हम लोग कुछ किस टाइप का रिटर्न कर रहे हैं। फिर मेन ये फंक्शंस का नाम होता है। वाइल लूप होता है। न्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए गए। इसके अलावा भी काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं जो जावा में हम लोग यूज़ करते हैं और उनको आप लोग एज अ कीवर्ड ही, एज अ रिजर्व्ड वर्ड ही यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कहीं पर भी किसी वेरिएबल के नेम के प्लेस पर या आइडेंटिफायर्स के नेम के प्लेस पर यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको बात ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, मैं एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल कैलकुलेटर के प्रोग्राम में मुझे यूज़र से क्या लेना होगा, 2 इनपुट लेना होंगे और वो जो 2 इनपुट लिए जाएंगे, यूज़र 2 इनपुट डाल देगा तो उसको मुझे सेव कहीं ना कहीं करना होगा। अब जहाँ पर हम लोग उन 2 इनपुट को सेव करेंगे वो कहलाती है मेमोरी। मेमोरी हमेशा ब्लॉक के फॉर्म में होती है और हर ब्लॉक का कुछ लोकेशन होता है, कुछ एड्रेस होता है। ये लोकेशन या एड्रेस काफ़ी बड़ा होता है और हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग याद नहीं रख सकते। अब जब हमें एड्रेस याद नहीं होगा तो हम लोग उन 2 वैल्यू को कैलकुलेट किस बेसिस पर कर पाएंगे, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उन मेमोरी लोकेशन को कुछ नेम या कुछ उनके नेमिंग कन्वेंशन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जब भी इन फ्यूचर हमें उनको कैलकुलेट करना हो, उन पर्टिकुलर ब्लॉक की मेमोरी को हमें के अंदर रखी गई वैल्यू को अगर कहीं पर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम लोग उनको जो नाम हमने दिए हैं उस नाम से हम लोग उन मेमोरी ब्लॉक को कॉल करते हैं और फिर उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मेमोरी ब्लॉक्स को कुछ नाम प्रोवाइड कर दिए और वो जो नाम हमने प्रोवाइड किए वही आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया कि हम लोग जो मेमोरी ब्लॉक को मतलब यूज़ करने के पहले डिक्लेयर करते हैं तो उसको कुछ नाम हमें देना पड़ते हैं, वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। लेकिन वो केवल वेरिएबल्स के नाम ही हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, इसके अलावा ऑब्जेक्ट को भी हम लोग नाम दे सकते हैं, क्लासेस को भी हम लोग नाम देते हैं, फंक्शंस को भी हम लोग नाम देते हैं। तो ये जो नाम देने की प्रोसेस है आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। आइडेंटिफायर्स मतलब वो कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लासेस या फंक्शंस को पहचान पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इसको। आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग यूज्ड एज नेम गिवन टू द वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड फंक्शन एक्सेट्रा। यहाँ पर आइडेंटिफायर्स क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का, जिसमें हम लोग वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शंस को नेम देते हैं और फिर उन्हीं नेम के बेसिस पर उन्हें कॉल करते हैं, उन्हीं नेम के बेसिस पर हम लोग उनको यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड वाइल द यूजिंग आइडेंटिफायर्स। अगर आप लोग आपने कुछ आइडेंटिफायर्स के नेम दिए हैं तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे आइडेंटिफायर्स में हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड डॉलर, अंडरस्कोर साइन। आइडेंटिफायर्स जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, उसमें डिजिट हो सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर का साइन हो सकता है, उसमें डॉलर का साइन हो सकता है, लेकिन कभी भी उसमें कोई दूसरे स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ आप लोग नहीं कर सकते हैं। दे मस्ट नॉट बी अ जावा कीवर्ड। यही सेंटेंस अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि कभी भी कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी वही सेंटेंस हमें वापस से दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो जावा कीवर्ड्स होते हैं उसको आप आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते।
दे मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, वो कभी भी, जितने भी हम लोग आइडेंटिफायर्स के नेम देंगे वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इनकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, मतलब आइडेंटिफायर्स का जब आप लोग नेम देंगे तो वो कितनी भी लेंथ के हो सकते हैं। दे आर केस सेंसिटिव, दैट इज एज इज डिफरेंट फ्रॉम एज। जो जावा होती है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि हम लोग जब भी स्मॉल ए का यूज़ कर रहे हैं और किसी आइडेंटिफायर्स को हम स्मॉल ए नेम दे रहे हैं तो वही स्मॉल ए आगे भी यूज़ होगा। आप कहीं पर भी कैपिटल ए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल ए और कैपिटल ए को जावा अलग अलग ट्रीट करता है। उसके लिए ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं और अलग अलग वेरिएबल होने के कारण ही हम लोग इसको केस सेंसिटिव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, एज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एज, मतलब ये जो एज आप लोग देख रहे हैं ये एज और ये एज में डिफरेंस होगा, मतलब जावा इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करेगा। जनरल प्रोग्रामिंग में हम लोग या जनरल कंसेप्ट में जब हम लोग हमारे डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं तो हमको पता है कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन जावा इनको एक ही वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स, अब देखिए नीचे कुछ वैलिड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। माई फाइल, आप कैपिटल लेटर्स कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डेट 9_7_7 अंडरस्कोर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नीचे 9 के बाद अंडरस्कोर लगाया हुआ है, 7 के बाद अंडरस्कोर लगाया हुआ है। फिर Z2T09, ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। फिर A_2_Z, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। डॉलर के साइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 1 to 9 देखिए अंडरस्कोर का भी यूज़ हो रहा है, अल्फ़ाबेट का भी यूज़ हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू का भी यूज़ हो रहा है। फिर अंडरस्कोर, चेक एक्सेट्रा, ये सारे के सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं जिनको हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स भी होते हैं जिनको हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे डेट-RAC। अब डेट-RAC में जो ये हाइफन है ये इनवैलिड है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उसमें हम लोग केवल डॉलर और अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं, हाइफन यूज़ नहीं कर सकते। फिर 29 ABC, ये भी इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मस्ट नॉट बी बिगिन विथ डिजिट, कभी भी डिजिट से आपका कोई आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर माई डॉट फाइल, अब देखिए यहाँ पे डॉट जो है वो स्पेशल सिंबल काउंट होता है और स्पेशल सिंबल में हम लोग केवल क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉलर और अंडरस्कोर का साइन। तो ऑब्वियस है कि माई डॉट फाइल जो है वो भी एक प्रकार का इनवैलिड आइडेंटिफायर्स में काउंट होगा। उसके बाद बात करते हैं ब्रेक और फॉर की। तो जो ब्रेक कीवर्ड है, ब्रेक क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो ब्रेक को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। फॉर की बात करें तो फॉर भी एक लूप होता है जिसको जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसको भी हम लोग आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और उनको लिखने के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स क्या होते हैं, तो देखिए जब भी हम लोग जावा की कोडिंग करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, और स्पेशल सिंबल और अल्फ़ाबेट के अलावा उसमें जितनी चीज़ें होती है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उन्हें लिटरल्स कहा जाता है। तो लिटरल्स और कांस्टेंट आर डेटा आइटम दैट हैव फिक्स्ड डेटा वैल्यू। लिटरल्स या कांस्टेंट ऐसी डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। जावा अलाउ सेवरल टाइप्स ऑफ लिटरल्स। अब जावा के अंदर कुछ अलग अलग टाइप के लिटरल्स पाए जाते हैं, जैसे इंटीजर लिटरल होता है, फ्लोटिंग लिटरल होता है, फिर बूलियन लिटरल होता है, कैरेक्टर लिटरल होता है, स्ट्रिंग लिटरल होता है और नल लिटरल होता है। हम 1 by 1 इन सारे लिटरल्स के टाइप्स को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये लिटरल्स को यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटीजर लिटरल की। एन इंटीजर कांस्टेंट और लिटरल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्लस और माइनस डिजिट विदाउट डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कोई भी इंटीजर वैल्यू या इंटीजर कांस्टेंट या लिटरल जिसमें कम से कम एक प्लस या माइनस का साइन हो और वो विदाउट डेसिमल पॉइंट का नंबर हो तो उसे इंटीजर लिटरल कहा जाता है। जावा अलाउ द 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल। जावा के अंदर 3 टाइप के इंटीजर लिटरल अलाउ होते हैं। एक तो डेसिमल इंटीजर लिटरल जिनका बेस 10 होता है, मतलब वैसे देखा जाए तो नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप के नंबर सिस्टम में
जावा 3 टाइप के इंटीजर लिटरल्स को अलाउ करता है, जिसमें बेस 10 हो, मतलब जो नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो नंबर सिस्टम में से आप कोई सा भी नंबर बिना पॉइंट वाला अगर लिखेंगे तो जावा उनको एज अ इंटीजर लिटरल काउंट करेगा। फिर ऑक्टेल इंटीजर लिटरल जिसका बेस 8 होता है, 4 नंबर सिस्टम होते हैं, एक बाइनरी, एक ऑक्टेल, एक डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे बाइनरी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, यहाँ पे केवल डेसिमल जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जबकि ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल आप लोगों के लिए नए हैं। तो जावा ऑक्टेल इंटीजर लिटरल्स को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, और उसका बेस कितना होता है, 8 होता है। वैसे ही जावा हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स को भी सपोर्ट करता है और उसका बेस कितना होता है, 16 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखे जाते हैं। तो ये खैर आप लोगों का इतना मतलब फेमिलियर टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इसको इतना डिटेल में कभी पढ़ा नहीं होगा। बाकी डेसिमल से आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर है, क्योंकि बचपन से हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हैं वो डेसिमल इंटीजर लिटरल्स होते हैं, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस कारण से आप लोग इससे फेमिलियर हैं। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जावा जो लैंग्वेज है वो 3 टाइप के इंटीजर लिटरल्स को सपोर्ट करती है, डेसिमल नंबर सिस्टम को भी, ऑक्टेल नंबर सिस्टम को भी और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी। L and U suffix can be used to represent long and unsigned literals respectively। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कैपिटल L और कैपिटल U एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं जब भी हम लोग लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं या अनसाइंड डेटा टाइप लिटरल यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें उनके साथ L और U लगाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग रियल टाइप के जो लिटरल्स होते हैं उनकी। रियल लिटरल्स आर फ्रैक्शनल नंबर्स हैविंग एटलीस्ट 1 डिजिट बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट विथ प्लस और माइनस साइन। देखिए रियल या फ्लोटिंग लिटरल्स कौन से होते हैं, ये एक प्रकार के फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद कम से कम 1 डिजिट होता ही होता है और साथ में प्लस और माइनस का साइन भी होता है। तो देखिए इसके कुछ वैलिड रियल नंबर्स के एग्जांपल्स है 2.0, 17.5, -13.0, -0.00626। जबकि कुछ ये इनवैलिड है, अगर केवल 7 लिखा तो ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा, 7 पॉइंट लिखा तो ये भी एक प्रकार का इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट अगर लगा रखा है तो पॉइंट के बाद कम से कम 1 डिजिट होना जरूरी है। प्लस 17/2 ऑब्लिक यहाँ पे ऑप्शन नहीं काम करता, आप फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को नहीं लिख सकते, आपको उसको पॉइंट में लिखना होता है। फिर 17,250.26 यहाँ पर कॉमा अलाउड नहीं होता, यहाँ पर नंबर्स जो लिखे जाते हैं कंटिन्यूटी में लिखे जाते हैं। तो ये सारे इनवैलिड रियल फ्लोटिंग लिटरल्स है। रियल लिटरल्स में बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंट फॉर्म हैविंग मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट विद द बेस 10 e। मैंटिसा में बी अ प्रॉपर रियल नंबर वाइल एक्सपोनेंट मस्ट बी अ इंटीजर। देखिए यहाँ पर हम लोग जब भी किसी रियल नंबर्स को लिखते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मैंटिसा होना चाहिए, गलत है, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये मैंटिसा होना चाहिए, मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट का मतलब होता है जिसकी पावर में 10 हो, उसको हम लोग जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंटिसा जो होता है वो रियल नंबर होता है, जबकि एक्सपोनेंट हमेशा इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। द फॉलोइंग आर द वैलिड रियल इन एक्सपोनेंट फॉर्म। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा क्लास 8 या 9th में, जिसमें किसी भी नंबर्स को जिसकी पावर होती है, जैसे जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3.8 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड या +8 मीटर पर सेकंड। तो वो जो 10⁸ वाला कंसेप्ट होता है उसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है 152e05। ई मतलब 10, मतलब बेस कितना है 10⁻05, 152 × 10⁻05। यहाँ पे हो जाएगा 1.52 × 10⁻07, 0.152 × 10⁻08। तो ये जो एक्चुअल में लिखा जा रहा है ये 10 की पावर में जो नंबर्स लिखे जाते हैं ये लिखने का तरीका है। हम लोग जब रियल लाइफ में या हमारे मैथमेटिक्स के अंदर जब इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम 10 की पावर में लिखते हैं, जबकि जावा के अंदर आपको इसको इस ई की पावर में लिखना होता है, और पावर में भी नहीं लिखा था, उसके साथ में लिखा था। फिर -0.12 e⁻−3, 1.5 e⁻+8। तो ये -3 जैसे यहाँ पे ई की पावर ई के साथ -3 लिखा है मतलब 10 की पावर -3 है, ठीक है। यहाँ पे ई के साथ +8 लिखा है मतलब 10 की पावर +8 है, और उसके आगे 1.5 है, इसका मतलब हुआ 1.5 × 10⁻+8।
अब नीचे कुछ इनवैलिड टाइप के भी आपको एक्सपोनेंट लिख के बताए हैं ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें कैसे रियल लिटरल्स को लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। तो 172 पॉइंट आते ही नहीं है यहाँ पे, मतलब पॉइंट आएगा लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो 172 पॉइंट e की पावर 5 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है, ऐसा आप यूज़ नहीं कर सकते। 1.7 e आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि e के पीछे कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए। 0.17 e 2.3 जो ये पावर हम लोग लिख रहे हैं मतलब 2.3 ये कभी पॉसिबल नहीं होती, ये इंटीजर फॉर्म में होती है। जैसा भी हमने यहाँ पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंट होता है मस्ट बी एन इंटीजर, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटीजर नहीं है। फिर 17,22 e टू द पावर 0.5 मैंने अभी कहा था कि कॉमा अलाउड नहीं होता। फिर 0.25 e की पावर -7 पीछे का पूरा सही है लेकिन पॉइंट के पहले कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, तो ये भी हमारे लिए गलत होगा। तो इस प्रकार के मेंटिसा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं या एक्सपोनेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये रियल लिटरल्स नहीं कहलाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर लिटरल्स की। तो ये जो अदर लिटरल वाला पार्ट है, ये पार्ट एक्चुअल में जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो इसको जल्दी से समझा जा सकता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है ये हम लोग कोडिंग की फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं। जैसे /a, अगर हमें अलर्ट देना है तो हम /a का यूज़ करेंगे, हमें नई लाइन पे जाना है तो हम /n का यूज़ करेंगे, वर्टिकल टेप देना है तो /v का यूज़ करेंगे, डबल कोट हमें यूज़ करना है तो हम डबल कोट का यूज़ करेंगे, फिर अगर बैक स्पेस देना है तो /b का यूज़ करेंगे, फिर रिटर्न की पे जाना है तो /r, बैक स्लैश यूज़ करना है तो डबल स्लैश, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है तो /क्वेश्चन मार्क, फिर फॉर्म फिट करना है तो उस कंडीशन में /f, हॉरिजेंटल टेप /t, सिंगल कोट के लिए सिंगल कोट और नल के लिए /0। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग सिम्बॉल्स, ये वाला जो फंडा है इनका यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो एस्केप कैरेक्टर्स कहलाते हैं, इनको क्या कहा जाता है एक्चुअल में, एस्केप कैरेक्टर्स, और इनका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें हमारे प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना होती है, उसको सेट करना होता है, तो उस समय हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हम लोग जब कोडिंग करेंगे तब आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा कि कब इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। फिलहाल अपन अब आगे वाला जो टॉपिक है उसको देखते हैं, ये है डेटा टाइप्स इन जावा। तो ये एक वैसे नया टॉपिक है, तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं जो नया वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें हम लोग इसको समझेंगे। और आज अपना जो था वो फ्लोटिंग आपका लिटरल्स का, एक तो आपका क्या अपन ने पढ़ा, उसके पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और लिटरल्स क्या होते हैं। ये डेटा टाइप वाला टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।